वो एक पहाड़ी में घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक पैलेस था। राजन और माधव अपनी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे यार, ये क्या हो गया? एक तो भयंकर ठंड है और ऊपर से बारिश भी होने लगी। एक काम करते हैं, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। पागल हो गए हो क्या? बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है और जब भी बिजली कड़कती है तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होते। सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गया था कि बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। तभी राजन की नजर उस सुंदर पैलेस पर चली गई जो कि इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। एक काम करते हैं माधव, उस पैलेस के अंदर चलते हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने इस पैलेस के बारे में बहुत ही डरावनी बातें सुन रखी हैं। वो सब बकवास बातें होती हैं। ये पैलेस सालों से फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ठिकाना रहा है। ये सरकार की संपत्ति है। चलो चलते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। माधव न चाहते हुए राजन के साथ उस पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस के अंदर कदम रखते ही माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। यार, ये पैलेस तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा है और तुम बेवजह डर रहे थे। राजन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर घना अंधेरा छा गया। माधव डरते हुए ये सोचने लगा कि अचानक अंधेरा कैसे छा गया। अभी तो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी। राजन ने अपनी टॉर्च निकाल ली। चिंता मत करो, ये जंगली इलाका है, बिजली चली गई होगी, मैं टॉर्च जला देता हूँ। राजन ने जैसे ही टॉर्च जलाई तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ राजन? बोलो ना, क्या हुआ? इतना बोलकर माधव ने राजन के हाथों से टॉर्च छीन ली, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी राजन के चेहरे पर पड़ी, माधव की डर से चीख निकल गई। राजन का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजन की वर्षों पुरानी लाश माधव के सामने रखी हुई हो। माधव चीखता हुआ उस पैलेस से बाहर निकलकर भाग गया। आर्यन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। वो किचन में चला गया जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। एक गुड न्यूज है लक्ष्मी, अगर तुम सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। अब जल्दी से बताइए कि इतने खुश क्यों हैं? तुम जानती हो, मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग मनाली के खूबसूरत जंगल में हुई है। तुम जंगलों को हमेशा से देखना चाहती थी ना, और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच ही एक बहुत ही खूबसूरत बंगला भी दिया है। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ अपने परिवार को लेकर मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सब का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे आर्यन एक पुराने पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। आर्यन जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही सुंदर पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब, कहते हैं कि इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आजादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने ये बात बोली ही थी कि तभी जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाजें कैसी है आर्यन? हाँ? अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। जंगल में सब जंगली जानवर जब एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। मगर आर्यन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया है। आर्यन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों? मगर ड्राइवर ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से आर्यन की ओर देखकर कहा,
आइए साहब, अंदर आइए। रात के समय में कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। इतना कहकर वो बड़ी ही फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। आर्यन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस पैलेस के अंदर चला गया। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे। अरे वाह, इस हॉल में तो आतिशदान भी है। वो क्या है ना साहब, यहाँ रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। वैसे आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं, हम सिर्फ सोना चाहते हैं। वैसे तुमसे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया कि इस पैलेस को अंग्रेज ने बनवाया था। ये तो तुमने बता दिया, मगर उस अंग्रेज का नाम तो तुमने बताया ही नहीं, क्योंकि वो मायने नहीं रखता साहब। फिर भी जहां तक मैं जानता हूँ, इस पैलेस को फिलिप नाम के किसी सन की अंग्रेज ने बनवाया था। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। आप सब वैसे भी बहुत थके हुए लगते हैं। ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया, जहाँ बड़े बड़े 2 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सभी कमरों के अंदर भी आतिशदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले कालिया ने इन कमरों की साफ सफाई करवा दी थी। कालिया कौन? हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आया। वो यहीं पास के गांव में रहता है, सुबह तक आ जाएगा। अब मेरी भी आपसे मुलाकात दोपहर के वक्त में ही होगी। वैसे भी आप परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब तक आराम की नींद लेकर अपनी सारी थकान उतार लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर वहाँ से चला गया। अभिमन्यु ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज कर लिया। आर्यन और लक्ष्मी एक अलग कमरे में चले गए। लक्ष्मी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर बाद आर्यन को बाहर भयंकर बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आर्यन के कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। इतनी रात में बाहर कौन हो सकता है? कहीं अभिमन्यु तो नहीं है? आर्यन ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी आर्यन की निगाह फर्श पर चली गई। आर्यन को फर्श पर किसी के पांव के बने हुए निशान दिखाई दिए। ओह माय गॉड, ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? वो भी इतने बड़े। ये निशान तो किसी स्त्री के मालूम पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री के पांव के निशान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने देखा कि पैरों के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। आर्यन उस कमरे की ओर चला गया। आर्यन तुरंत दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। तभी उसके कानों में किसी स्त्री की खनकती हुई आवाज टकराई। कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप कौन है? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है? तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? आर्यन एक ही सांस में उस स्त्री को सब बताने लगा कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आया है। शायद वो लोग मेरे बारे में तुम्हें बताना भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जा सकते हो। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर कि तभी वो स्त्री से बोला, मैंने कुछ देर पहले अपने कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज सुनी थी। जब मैं बाहर की ओर आया तो मैंने फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पांव के निशान बने हुए देखे, जो कि तुम्हारे कमरे तक आ रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्यन नजरें नीची करके उस कमरे से बाहर निकल गया। अब फर्श पर कोई निशान मौजूद नहीं था। आर्यन अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया। अगली सुबह आर्यन की आंख लक्ष्मी के झिकझोरने पर खुली। मुझे अभी सोने दो लक्ष्मी, सुबह सुबह मत जगाओ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, मगर तुम्हारी नींद पूरी ही नहीं हो रही। इतना बोलकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। तभी आर्यन के सामने एक लंबा चौड़ा बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं कालिया तो नहीं, जिसके बारे में कल ड्राइवर ने मुझे बताया था? आपने बिल्कुल सही पहचाना साहब।
तभी आर्यन के दिमाग में कल रात वाली घटना दौड़ गई। अच्छा, एक बात बताओ कालिया, इस पैलेस में कोई सुंदर स्त्री भी रहती है क्या? आर्यन की बात सुनकर कालिया के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। नहीं साहब, ये तो सरकारी पैलेस है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर के परिवार ही ठहरते हैं। यहाँ कोई सुंदर स्त्री नहीं रहती। आपके आने से पहले ये पैलेस वीरान पड़ा हुआ था। क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखता हूँ? कल रात मैंने इस पैलेस के दूसरे कमरे में एक सुंदर स्त्री को देखा था और मैंने उससे बात भी की थी। आइए मेरे साथ और मुझे वो कमरा दिखाइए जहाँ वो स्त्री आपको दिखाई दी थी। आर्यन तुरंत कालिया को उस कमरे के अंदर ले गया। कमरे को देखकर आर्यन के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उस कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कालिया? इस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से इस कमरे में किसी इंसान ने कदम ही ना रखा हो। तभी आर्यन की नजर दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। यही वो लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। आर्यन की बात सुनकर कालिया और ज्यादा बुरी तरह से डर गया। ऐसा मुमकिन नहीं है साहब। आपने शायद देखा नहीं कि इस पेंटिंग को इस पैलेस के मालिक फिलिप ने अपने हाथों से बनाया था और उसे मरे हुए ही लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कालिया की बात सुनकर आर्यन ने कालिया की ओर देखकर कहा, कालिया, इस बात की खबर मेरे परिवार वालों को नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो बेवजह घबरा जाएंगे। अभी मैं फॉरेस्ट ऑफिस जाना चाहता हूँ। लेकिन आप तो ड्यूटी कल से ज्वाइन करने वाले हैं ना? हाँ, बस कुछ समय इस पैलेस से दूर रहकर समय बिताना चाहता हूँ। आर्यन तैयार होकर बाहर की तरफ आ गया। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके जंगल की ओर दौड़ा दी। कुछ ही देर में एक टूटे फूटे खंडहर के अंदर खड़ा हुआ था, जहां पर सिर्फ कुर्सी और मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सुना है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी भी रहती है, मगर मुझे तो यहाँ पर एक भी जवान दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं साहब, और 3 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता है। आर्यन बुरी तरह से चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? वो क्या है ना साहब, ये इलाका जंगल घिरा हुआ है। ठीक है, वापस चलते हैं। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी। आर्यन गहरी सोच में उस सन्नाटेदार जंगल को गौर से देखता हुआ जीप में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक आर्यन की नजर दूर उठ रहे काले धुएं पर पड़ी। जीप रोको ड्राइवर, ये काला धुआं कैसा? यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव है और कालिया भी उसी गांव का रहने वाला है, लेकिन वहां तक जाने का ये कच्चा रास्ता है साहब। जीप नहीं जा सकती क्या? जा सकती है साहब, लेकिन रात होने से पहले हमें लौटना होगा, नहीं तो रात हमें गांव में ही गुजारनी पड़ेगी। क्यों? गांव वाले रात में आने नहीं देंगे साहब। आर्यन ने जीप का रुख कालिया के गांव की तरफ करवा दिया। ड्राइवर ने जीप एक कच्ची सड़क की ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में आर्यन की जीप एक गांव में खड़ी हुई थी। आर्यन ने देखा कि उस गांव की हर घर की छत पर एक मटकी टंगी हुई थी। ये मटकियां हर घर की छत पर क्यों हैं? क्या जल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर से तो बड़ी अजीब सी गंध आ रही है। मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही साहब। ये गांव के लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं साहब। चलिए चलते हैं। इतना बोलकर ड्राइवर जीप में बैठ गया। आर्यन जीप में बैठने ही वाला था कि तभी आर्यन के कानों में एक बूढ़ी औरत का स्वर टकराया। मैंने अभी सुना कि तुम्हें इस धुएं में कुछ गंध सी आती हुई महसूस हो रही है। हाँ, और अजीब बात यह है कि इस गंध के बीच तुम लोग आखिर रह कैसे रहे हो? इसका मतलब तूने उसे देखा है। उसका साया तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। उस बला का साया जिस किसी पुरुष पर पड़ जाता है वो उसकी नस्लों को तबाह कर देती है, और तुमने उसे देखा है। इन सब की बातों को मत सुनिएगा साहब। चलिए चलिए यहाँ से।
मगर आर्यन ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया और बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? लावण्या, एक पिशाचिनी। आर्यन को उस गांव में बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। आर्यन तुरंत जीप में बैठकर ड्राइवर से बोला, जल्दी चलो। उस बूढ़ी औरत की कपकपाती हुई तेज आवाज आर्यन के कानों में टकराई। अपनी जिंदगी चाहता है तो इसी वक्त अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा। तू शायद नहीं जानता, जिस पैलेस में तू ठहरा हुआ है वो शापित है। तेरे जैसे न जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर आए, मगर मेरी बात का यकीन मान, उनमें से कोई जिंदा वापस नहीं जा पाया। यकीन नहीं आता तो यहाँ से जाते हुए उस कब्रिस्तान को देख लेना, जहाँ न जाने कितने तेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर और उनके परिवार की लाशें जमीन में दफन हैं, जिनके दिल तक निकाल कर वो लावण्या खा गई और अब उसने तुझे चुना है और तेरे परिवार को। अचानक ड्राइवर ने जीप की रफ्तार बहुत तेज कर दी। कुछ देर बाद अचानक आर्यन की नजर एक बहुत बड़े लोहे के गेट पर पड़ी। आर्यन तुरंत ड्राइवर से बोला, जीप रोको। मगर ड्राइवर ने आर्यन की बातों को फिर से अनसुना कर दिया। मैंने कहा ना, जीप रोको। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर कपकपाती हुई आवाज में बोला, हमें जल्द से जल्द पैलेस पहुंचना होगा साहब जी। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। ड्राइवर ने अपने पैर ब्रेक पर रख दिए। आर्यन जीप से उतरकर उस गेट के पास चला गया। चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। आर्यन ने उस गेट को खोल दिया। वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। आर्यन ने तुरंत ड्राइवर की ओर देखकर कहा, ये कैसा कब्रिस्तान है? ये बरसों पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। यहाँ कोई नहीं आता साहब। आपने देखा नहीं, यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा और कुछ नहीं है। आर्यन उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। मजबूरी में ड्राइवर को भी आर्यन के पीछे पीछे आना पड़ा। तभी पीछे से आर्यन के कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक बूढ़ा व्यक्ति ड्राइवर को देखकर गुस्से में चीखते हुए बोला, निकल जा यहाँ से। तेरी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार के फेंके हुए चंद रुपयों के लिए तुम सब कैसे बिक जाते हो? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? तुम फिलिप पैलेस में ठहरे हो ना? हाँ, आपको कैसे पता? जब इस सरकारी ड्राइवर को मैंने देखा तभी मैं समझ गया। आर्यन चीखते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, कोई मुझे समझाएगा क्या कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? जब मैं कालिया के गांव में गया था तब भी लोग मुझे ऐसे ही देख रहे थे, जैसे कि मैं कोई बकरा हूं जिसे कोई कसाई काटने वाला हो। क्या तुम नहीं जानते कि लोगों का तुम्हारे प्रति रवैया इतना अजीब क्यों है? क्या वाकई कल रात को तुमने फिलिप पैलेस में कुछ नहीं देखा? उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से हैरान हो गया। वो बूढ़े व्यक्ति को रात वाली घटना बताने ही वाला था। मुझे मत बताओ कि तुमने फिलिप पैलेस के अंदर क्या देखा है। मैं सब जानता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने इस बारे में सिवाय कालिया के और किसी को कुछ नहीं बताया। तुम पहले फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे ना जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ इस इलाके में आए और इसी कब्रिस्तान में दफन हो गए, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका लावण्या पिशाचनी का है। तुमसे पहले भी ना जाने कितने लोगों को सरकार ने पैलेस में ठहराया। सरकार को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नीतियां छोड़ गए
उन्हीं अंग्रेजों में से एक मक्कार अंग्रेज एडवर्ड था। उसी के कर्मों की सजा आज ये इलाका भुगत रहा है। आखिर कौन है लावण्या पिशाचनी? उस बूढ़ी औरत ने मुझे इसी के बारे में बोला था। लावण्या एक बहुत ही भयानक दिखने वाली एक डरावनी पिशाचनी होती है, जिसके पैर चौड़े और लंबे पीछे की ओर होते हैं। उसकी रफ्तार तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा होती है और वो किसी का भी रूप बदलने में सक्षम होती है। उसने तुम्हें चुन लिया है। तुमने उसे एक सुंदर स्त्री की शक्ल में देखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तुम उसे उसकी भयानक शक्ल में देखोगे तो तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे, और ये बात तुम्हारा ड्राइवर जानता है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर आर्यन सवालिया नजरों से अपने ड्राइवर की ओर देखने लगा। आर्यन को अपनी ओर देखता देख ड्राइवर हकलाते हुए बोला, मैं आपको बताना चाहता था साहब, लेकिन मुझे सख्ती से मना किया गया है साहब कि मैं ये सारी बातें आपको ना बताऊं। लेकिन बाबा, इस तरह की बातें तो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलती हैं। क्या वास्तव में भी ऐसा कुछ होता है? मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसे देखकर शायद तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएं। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति आर्यन को कब्रिस्तान की एक पुरानी बनी हुई काल कोठरी में ले गया। आर्यन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वहां 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिनके सीने से दिल गायब थे। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था। तुमने देखा इन दोनों की लाशों की क्या हालत है? इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि लावण्या ने मारा है, जिसका नाम लेने से गांव वाले कांपते हैं, जिसे तुमने कल रात अपनी आंखों से उस कमरे में एक सुंदर औरत के रूप में देखा था। आर्यन कपकपाती हुई आवाज में बोला, मगर इन लाशों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें मरे हुए बरसों हो गए हों। ऐसा तुम्हें लगता है, जबकि ये दोनों 6 महीने पहले ही उसका शिकार हुए हैं। क्या? उस बूढ़े की बात सुनकर आर्यन अंदर तक कांप कर रह गया। तभी उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख टकराई। ये कैसी आवाज थी? ये पिशाचनी लावण्या की आवाज है। उसके निकलने का समय आ गया है। वो बूढ़ा व्यक्ति एक मटकी लेकर आ गया। उसने उस मटकी को एक पेड़ की शाख पर रस्सी से टांग दी। इस मटकी से क्या होगा बाबा? और इस मटकी से जो काला धुआं निकल रहा है, उसमें से तो मुझे असहनीय गंध उठती हुई महसूस हो रही है। क्या तुम्हें इस मटकी से निकल रही धुएं से समस्या हो रही है? क्या तुम्हें ये धुआं दुर्गंध की तरह महसूस हो रही है? हाँ, मुझे इस धुएं से असहनीय गंध महसूस हो रही है। जब तक इस मटकी से काला धुआं निकलता रहेगा, तब तक लावण्या यहाँ से दूर रहेगी। तुम्हें इससे गंध इसलिए आ रही है क्योंकि लावण्या पिशाचनी का काला साया तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया है, और यकीन मानो, जिसने उसे अपनी आंखों से देख लिया वो दुनिया दोबारा नहीं देख सकता। जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भाग जाओ, वरना यकीन मानो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। आर्यन ने अपने मन में दृश्य निश्चय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर आज रात ही ये इलाका छोड़ देगा। ड्राइवर, जल्दी चलो यहाँ से। अब मुझे इस इलाके में 1 सेकंड नहीं रुकना। जीप फिलिप पैलेस के पास पहुंची ही थी। तभी उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। तुम्हारी मंजिल बस यहीं तक थी। यहाँ से तुम्हारे जीवन की अंत की शुरुआत होने वाली है। अचानक उसके ही नजदीक आकर खड़ी हो गई। आर्यन का पूरा शरीर दहशत से कांपने लगा। इससे दूर हट जाइए साहब जी, यही लावण्या पिशाचनी है जो रूप बदल कर आई है।
अचानक वो सुंदर स्त्री लंबी और भयानक दिखने वाली एक भयानक औरत में परिवर्तित हो गई। और ड्राइवर को लेकर हवा में उड़ गई। कुछ ही पलों में ड्राइवर की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड पहले तो ड्राइवर बिल्कुल ठीक मेरे बगल में था। कोई इतनी तेजी से किसी को कैसे उड़ाकर ले जा सकता है? ये बोलकर आर्यन भागता हुआ पैलेस में घुस गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में आर्यन की पत्नी लक्ष्मी सामने खड़ी हुई उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये डर कैसा झलक रहा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है लक्ष्मी। कुछ मत पूछो, बस यहाँ से जल्दी से चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ चले? एक तो ये नौकर कालिया आपके जाने के बाद यहाँ से चला गया और आप भी लापता थे। ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैंने जो कहा वो करो। हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है? मेरी बात सुनो लक्ष्मी, यहाँ पर कोई अजीब सी भयानक दिखने वाली पिशाचनी रहती है। यहाँ के वासी उसे लावण्या पिशाचनी के नाम से बुलाते हैं। जानती हो लक्ष्मी, कुछ सेकंड पहले उस लावण्या पिशाचनी ने मेरी आंखों के सामने ड्राइवर को मार डाला। अचानक आर्यन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। वो सबको गौर से देखते हुए बोला, अभिमन्यु कहाँ है? भैया तो सोकर नहीं उठे। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं अभी अभिमन्यु को लेकर आता हूँ। कुछ ही पलों में वो अभिमन्यु के कमरे के बाहर खड़ा हुआ दरवाजे को बुरी तरह से खटखटा रहा था, मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे का मंजर देखकर वो अंदर तक कांप गया। उसने देखा अभिमन्यु की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके सीने से दिल गायब था। आर्यन दौड़ता हुआ नीचे आ गया। क्या हुआ आर्यन? अभिमन्यु तुम्हारे साथ नहीं आया? वो इस दुनिया में नहीं रहा। लगता है उस लावण्या ने उसे उस रात ही मार दिया था। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं आर्यन? आपका दिमाग तो ठीक है? आखिर आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? तभी कोई भारी वस्तु धड़ाम की आवाज से फर्श पर नीचे गिरी। आर्यन के सामने कालिया और अभिमन्यु की लाशें फर्श पर पड़ी हुई थी। लक्ष्मी डर से चीखते हुए आर्यन से बोली, ये सब क्या है आर्यन? ये हो क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके आने से कुछ पल पहले कालिया जीवित था। मुझे इसी बात का डर था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो भागो यहाँ से। तभी उनके कानों में भयानक हंसी की आवाज टकराई। एक भयानक दिखने वाली औरत अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखे जा रही थी। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। अचानक लावण्या आर्यन की आंखों के सामने बिजली की रफ्तार से ऊपर उड़ गई। तभी आर्यन के कानों में उसी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी जो उसे कालिया के गांव में मिली थी। जल्दी से तुम मेरे साथ आओ। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मगर अचानक लक्ष्मी गायब हो गई। उसी की दिल दहला देने वाली चीख पैलेस में गूंज गई और लक्ष्मी की लाश जमीन पर आकर धड़ाम से गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उस बूढ़ी औरत ने चीख कर आर्यन से कहा, चलो मेरे साथ। मैं इस पैलेस का एक ऐसा कमरा भी जानती हूँ जहाँ पर लावण्या नहीं आ सकती। हमें किसी भी हाल में उसे सुबह तक रोकना है, वरना हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत आर्यन का हाथ पकड़कर तेजी से लेकर एक कमरे में आ गई। उस कमरे में एक बहुत पुरानी किसी अंग्रेज की तस्वीर लगी हुई थी। वो बूढ़ी औरत आर्यन से बोली, ये तस्वीर
इस पैलेस के मालिक फिलिप की है। इस पैलेस को इसी ने बनवाया था, जो यहाँ पर अकेला रहा करता था। कहते हैं उसने इस पैलेस को जादू टोना करने के लिए बनवाया था। बताने वाले बताते हैं कि वो विदेश से किसी रहस्यमयी कबीले से जादू की एक बेहद प्राचीन किताब लेकर आया था। वो बेवकूफ जादू के जरिए संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था, और एक दिन उसने अपनी बेवकूफी से दूसरी दुनिया के द्वार खोल दिए। ये लावण्या पिशाचिनी उसी दूसरी दुनिया के द्वार से यहाँ आई है। उसे इस दुनिया में खत्म कर पाना नामुमकिन है। दूसरी दुनिया के द्वार इसी महल के अंदर किसी गुप्त जगह पर खुलते हैं, और वो आज भी खुले हुए हैं। फिलिप ने इस कमरे को लावण्या पिशाचिनी से बचने के लिए ही बनवाया था। उसने इस कमरे में कोई खास जादू टोने की अभिमंत्रित वस्तु रखी थी, जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद वो लावण्या के कहर से बच नहीं सका। आखिर कब तक वो इसी कमरे में अपना जीवन बिताता। आर्यन पूरी रात उस कमरे में बैठा रहा। सुबह हल्की सूर्य की किरण शीशे की खिड़की के द्वारा आर्यन की आंखों से टकराई। वो बूढ़ी औरत आर्यन को लेकर बाहर आ गई। उस बूढ़ी औरत ने आर्यन से कहा, तुम्हारी पत्नी और दोस्त की तकदीर में यही लिखा था बेटा। मैंने कालिया को भी यहाँ पर काम करने के लिए बहुत मना किया था, मगर गांव का था ना, इसीलिए जिद्दी था। वो भी मारा गया। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जो सही सलामत जिंदा बच गए। अपने परिवार को जाकर उस कब्रिस्तान में दफनाओ जहां से तुम कल वापस आए थे। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं कब्रिस्तान गया था? मैंने तुम्हारी जीप को कब्रिस्तान के बाहर खड़ा देखा था। लेकिन मैं अपने दोस्त और अपनी पत्नी की लाश को शहर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाना चाहता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। उन दोनों को लावण्या पिशाचिनी ने मारा है। वो जिसे भी मारती है उसका दिल निकाल कर खा जाती है। अगर तुम उनकी लाशों को इस इलाके से दूर ले गए तो वो भी इस पिशाचिनी की तरह बनकर शहर के लोगों का जीना दूभर कर देंगे। ये इस इलाके का नियम है, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें इन बातों पर विश्वास होने लगा होगा। आर्यन अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने दोस्त अभिमन्यु और कालिया की लाश जीप में डालकर उसी कब्रिस्तान में ले गया। उस बूढ़े ने नम आंखों से उन सब की लाशों को उस कब्रिस्तान में दफना दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति आर्यन से बोला, यहाँ से चले जाओ बेटा। एक बात याद रखना, लावण्या का साया तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। यहाँ से जाने के बाद बुरे सपने तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे सपनों में आकर हर बार यही कोशिश करेगी कि तुम किसी तरह एक बार यहाँ पर वापस आ जाओ। हो सकता है कि सपने में वो तुम्हारी पत्नी बनकर आए या तुम्हारे दोस्त के रूप में आए। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि जो तुम देख रहे हो वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, भूल से भी यहाँ दोबारा मत आना। जाओ और यहाँ पलट कर कभी मत आना। आर्यन भारी मन से उसी दिन इलाके को छोड़कर अपने घर दिल्ली आ गया। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज आज भी उसके कानों में टकराती है।